नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। तमाम खास मेहमानों के साथ नजर डालते हैं एजेंडे पर। बिहार की राजधानी पटना में एक प्रदर्शन के दौरान लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। शुरुआती नानुकुर के बाद पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट के नेता को किया गिरफ्तार। बड़ा सवाल, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की क्या है मंशा। और अरुणाचल में नवाम तुकी ने कुर्सी गंवाकर कांग्रेस की सरकार बनाई। पेमा खांडू चुने गए विधायक दल के नेता। सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले मुद्दे की। लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरीके से दुनिया भर में आतंकवाद पैर पसार रहा है। कल भी हमने इस मुद्दे पे बातचीत की कि इसका असर भारत में क्या पड़ेगा, लेकिन अब भारत के अंदर ही जिस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। कश्मीर में हम रोज देख रहे थे किस तरीके से हर शुक्रवार को वहां पर जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, आईएस के झंडे लहराए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन अब यही तस्वीर बिहार में देखने को मिल रही है। आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा रैली निकाली गई। और इस रैली के दौरान आपको बता दें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पहले तो पुलिस ने कहा नानुकुर किया, लेकिन लगातार जब मीडिया का दबाव बढ़ा तब इस पूरे मामले में एक गिरफ्तारी अब जो है जाकर के की गई है। इनमें आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। एक तो जाकिर नाइक की तस्वीर है जिनके समर्थन पर यह रैली निकाली गई थी और कहा यह गया केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाया गया कि ये मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और उस दौरान ये नारे लगाए गए। सवाल ये कि जब बिहार में इस तरह के, बिहार की राजधानी में इस तरह के नारे लग रहे हैं, इसका क्या कुछ हम मायने निकालें, क्या कुछ इसका असर होगा, इन तमाम पहलुओं में बातचीत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से रामसागर सिंह जी मौजूद हैं, हमारे साथ मिथिलेश प्रसाद जी मौजूद हैं, जेडीयू के नेता, हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिथिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी सरकार है वहां पर राजधानी पटना के अंदर, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक खतरे की घंटी है? आपके मुख्यमंत्री जो हैं वो अलग अलग राज्यों में जाकर के कोशिशें कर रहे हैं कि 2019 में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों। एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं तो छोड़िए, अब तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सड़कों पे लग रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए विपुल जी, जिस टाइप से पूरे दुनिया में एक माहौल बनते जा रही है, उस माहौल जो है एक जो कहिए साजिश की तहत या जैसा भी हो, एक समाज के एक तबके के लोग जिस टाइप से अपनी वर्चस्व बनाने के लिए और जिस टाइप से हिंदुस्तान इस देश में भी जगह जगह पर इस तरह की प्रोटेस्ट की जा रही है, तो थोड़ा सा ये तो है कि कहीं न कहीं उसकी प्रभाव जिस टाइप से पूरी दुनिया में फैल रही है, आज भारत में भी देखने को मिल रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी सरकार वहां कर क्या रही है? नहीं, हमारी सरकार वहां पर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था, इस रैली की इजाजत ली गई थी। अब इस रैली में जो लोग नारे लगा रहे थे, कल को वो लोग कोई बुरी वारदात वहां कर देते, जिम्मेदारी कौन लेता है इसकी? नहीं, उसकी जो बिहार की सरकारें हैं, सरकार नहीं, सरकारी है ना, दो चार सरकार नहीं, जिस टाइप से ऐसी बातें नहीं है कि उस पर कोई सरकार की ओर से कोई किसी तरह की उस पर प्रोटेक्शन था, ऐसी बातें नहीं है। स्पष्ट है इस बात के लिए मीडिया में चीजें दिखाने के बाद आपके यहाँ के जो पुलिस के लोग थे वो कह रहे थे ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। जब एक के बाद एक तमाम वीडियोस जारी हुए, उसके बाद आप कार्रवाई करने पर मजबूर हुई आपकी सरकार। नहीं, कार्रवाई इतने गंभीर मामले को इतना लाइटली ले रहे हैं आप? विपुल जी, कार्रवाई जिस समय महसूस हुआ कि ऐसी घटनाएं हुई, उस समय तुरंत कार्रवाई पर लोग आए। चलिए ठीक, मैं आपके पास कार्रवाई बिल्कुल जी इसलिए नहीं हो रहा था कि इनके चीफ मिनिस्टर ही इशरत जहां को जब मुंगेर की बेटी बताते हैं तो कार्रवाई कहां से करेगी प्रशासन? उनको तो लगा कि उसी के खानदान के लोग अभी इस घटना अगर हम कार्रवाई करते हैं, नहीं, अगर हम कार्रवाई करते हैं के साथ आप सरकार बनाए हुए हैं। चलिए आप लोग मिथिलेश जी रामसागर जी, अभी क्या मनसा है? मामला गंभीर है, अभी इसको खत्म ठीक मिथिलेश जी रामसागर जी, आप लोग पालते थे, हमारी सरकार मारती है। मिथिलेश जी रामसागर जी, मेरा निवेदन है, गंभीर मसला है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी अभी ना करें, आगे चल करके कीजिएगा या फिर अवॉइड कीजिए, इस मामले की गंभीरता को समझिए। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये अभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे चल रहे हैं, अगर इसमें से कुछ लोग जो है
देश विरोधी किसी कार्रवाई को अंजाम देते हैं? आपको लगता नहीं एक बड़ा लैप्स है? अब तक सिर्फ अब एक गिरफ्तारी हुई है, अभी तक उसके बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी मिल नहीं पा रही है कि आगे मोटिव क्या था, क्यों इस तरह के नारे लगे। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पे हमारे राजनीतिज्ञों की अपनी वोट बैंक की राजनीति है, और शायद यही वजह है कि एक वर्ग को यह लगने लगा है कि जितनी भीड़ हमारे पास है उतनी भीड़ सड़कों पे कोई दूसरा नहीं उतार सकता, और भीड़ से उन्होंने ऐसे डराया है कि इस देश की सत्ता तो छोड़िए, व्यवस्था डर गई है। वो व्यवस्था को लगता है कि भीड़ अगर कोई काम करेगी तो उसको कैसे छुपाया जाए, कैसे दबाया जाए, जिससे कि हमारे जो आका हैं उनका जो हित है वो सत्ता रहे। और जिस तरीके की घटना की गई है और जिस ग्रुप का आपने नाम लिया है, ये पॉपुलर फ्रंट जो है, ये कहां की ओरिजिनल तंजीम है? हम सब जानते हैं केरला में पॉपुलर फ्रंट क्या कर रहा है, एक बाकायदा प्राइवेट आर्मी की तरह काम कर रहा है। और आप सबको याद होगा कि केरला के अंदर किस तरीके से एक ईसाई टीचर को दोनों हाथ उसके कंधे से काट दिए गए थे। हम सब जानते हैं कि वहां ये कितनी मजबूत है, जिसके चलते वहां कोयम्बटूर बम धमाकों का जो मास्टरमाइंड था अब्दुल नजीर मदनी, उसके लिए लेफ्ट, मुस्लिम लीग, कांग्रेस सबने मिलकर उसको जेल से छुटाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात कही है। तो पॉपुलर फ्रंट अगर केरला में यह कर रही है तो बिहार में वो क्या करेगी? इसलिए मैं इस पे कोई नई बात नहीं कहने वाला। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भारत में सेकुलरिज्म की दुकानों के चलते इस देश में एक वर्ग जिसका नाम है मुसलमान, उनको लगता है कि इस देश की जितनी भी सत्ता व्यवस्था है वो उनसे चल रही है। अगर जो भी उनकी बात नहीं मानेगा उसे वो बेदखल कर देते हैं सत्ता से। और इसी डर के चलते इस देश के चाटुकार नेता, दलाल नेता, सत्ता के सुख भोगी नेता मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। और जो देश में शांति प्रिय लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, अगर वो लोग नहीं बोलते हैं तो उनके खिलाफ सबसे पहले ये लोग खड़े हो जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये कोई एक घटना मात्र नहीं है, ये विचारधारा है जो केरल से चल के बिहार जा रही है, जेएनयू जा रही है, जादवपुर जा रही है, कश्मीर से निकल रही है। आज कश्मीर के बारे में पाकिस्तान से ज्यादा इस देश के विद्वान, इस देश के लिबरल, इस देश के सेकुलर जिस तरीके से सेना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आतंकवादियों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसका यह नतीजा है कि बिहार सरकार हो, जम्मू कश्मीर की सरकार हो, कलकत्ता की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये तमाम सरकारें कार्रवाई नहीं करेंगी। इसको एक छोटी घटना बता के दाएं बाएं कर रही हैं, जिसकी वजह से एक वर्ग का मनोबल हो गया है कि इस देश की सत्ता और व्यवस्था को धर्म भरम कर दो और कोई आपसे खिलाफ नहीं पूछेगा। इसीलिए इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोग, बड़े बड़े दानिश्वर, हिंदू जजेस और हिंदू वकील भी ये कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा नहीं होता है। लेकिन एक कोई पत्रकार छोटी सी बात कह दे कोर्ट के बारे में तो आप कोर्ट में गिरफ्तार कर लेते हैं। यह मैं कह रहा हूं, डर जुडिशरी में भी है, व्यवस्था में भी है, सत्ता में भी है। इसलिए इस समस्या को आप किसी एक घटना से जोड़ेंगे तो बात नहीं होने की। यह विचारधारा है जो इस देश के लिए खतरनाक है। अवधेश जी, क्या आपको लग रहा है कि ये विचारधारा, ये जिस तरह की सोच, ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जब राजधानी दिल्ली में ये सब चीजें होती हैं उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं होता है? लोग ये मान के चल रहे हैं कि कुछ भी कहो, कुछ भी बोलो, कोई एक्शन होने वाला नहीं है। डर खत्म हो गया है। इस वजह से पाकिस्तान के समर्थन में बिहार के अंदर नारे लग रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर देने के पहले मैं ये बोलूं कि मुझे नारे जो लगे उसकी चिंता तो है ही है, लेकिन उन नारों से ज्यादा चिंता यह है कि अभी तक बिहार सरकार की ओर से एक सख्त बयान इसके खिलाफ नहीं आया है। मेरी चिंता यहां है कि कोई ऑफिसर ने भी अभी तक नहीं बोला है कि यह देशद्रोह की कार्रवाई है और इसमें शामिल लोगों के साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कम से कम एक इतना बयान दिल्ली के कार्यक्रम के बाद सरकार की ओर से कम इतना बयान तो आया था कि नहीं आया था? यह भी बिहार की तरफ से नहीं आया है। और इसका कारण यह है कि बिहार में यह प्रोत्साहन है, ये सरकार के पास इस बात की रिपोर्ट है कि जो सीमांचल क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो नेपाल से लगा हुआ है, इधर जो उत्तर और पश्चिम का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो नेपाल से लगा इलाका है, मधुबनी वाला और जो दक्षिण का पूरा इलाका है, नालंदा, बिहार शरीफ, उन सब एरिया में इस प्रकार से एक कट्टरपंथी बढ़ाव हो रहा है। उनकी सभाएं हो रही हैं, मदरसों में बहुत गलत चीज पढ़ाए जा रहे हैं। ये सब कहने के बावजूद सरकार कार्रवाई नहीं करती है।
आपको ये पता है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी जो दरभंगा में छिपा हुआ था यासीन भटकल, और वो नेपाल से पकड़ में आया, लेकिन बिहार को पहले पता नहीं था। तो जब इतने बड़े बड़े आतंकवादी वहां पैदा हुए तो क्या उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी, अपने विचारधारा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिणत नहीं किया होगा? तो एक तरफ वो आतंकवाद की विचारधारा बिहार में खड़ी हुई, जिसको बिहार मॉडल ऑफ टेररिज्म, जिहादी टेररिज्म कहा गया, दूसरी ओर विचार पनपा है, और ये वोट की जो राजनीति है उसने उनको बढ़ावा दिया है। लेकिन आपका कहना दिल्ली में भी एक्शन हुआ, वो एक्शन क्या हुआ कि नेता जा करके उनके पक्ष में बैठने लगे जो भारत विरोधी नारा लगा रहे थे, उसके पक्ष में अखबारों में लेख लिखे जाने लगे, टेलीविजन चैनलों में उसके पक्ष में उसको हीरो बनाया जाने लगा, और जिसने बनाया उसको आज वो पार्टियां जिसमें कि बिहार की जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है, जो देशद्रोह के नारा लगाने वाले उस नौजवान से मुख्यमंत्री स्वयं मिलते हैं, उसके स्वागत में वहां की पुलिस खड़ी होती है, और जब वो चलता है तो आगे आगे उसके कार को वहां पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है। तो सवाल यह है कि एक्शन हुआ है, उसी एक्शन का परिणाम यह है, और ये एक खतरनाक स्थिति है। लेकिन ये देश की जनता को सोचना है, बिहार की जनता को सोचना है कि क्या हम इसको सहन करेंगे। अगर सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं मानता हूं कि जनता को इसके खिलाफ उठ के खड़ा होना पड़ेगा। राम सागर जी आपसे जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी छोटी छोटी बातों पे धरने प्रदर्शन करती थी, इतना बड़ा वाकया हुआ है, हो सकता है या तो जैसे सरकार इसको बहुत हल्के में ले रही है, आप भी हो सकता है बहुत, आपकी पार्टी बहुत हल्के में ले रही हो, आपकी तरफ से क्यों नहीं इस मामले में बहुत अग्रेसिव विरोध जो होना चाहिए था, जो एक आक्रामक विरोध होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ आपकी पार्टी की तरफ से? क्यों इसके लिए मीडिया को दबाव बनाना पड़ा, जिसके बाद पुलिस की तरफ से आज दोपहर बाद एक कार्रवाई हुई है, ये कल की घटना है, उसमें एक व्यक्ति की अब जाकर के गिरफ्तारी हुई। कार्रवाई कुछ नहीं, आंख दिखाने वाली बात है, एक आदमी को आपने अरेस्ट कर लिया। वही मैं कह रहा हूं कि कुछ भी बंद करो तो समझ में आए, कुछ भी आपने नहीं किया, और ना ही सरकार की तरफ से तो खैर कुछ किया ही नहीं गया। पुलिस तो ये कह रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं है। बिहार के हमारे जो नेता थे उनके तरफ से कड़ा बयान आया था इसके खिलाफ, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं विपुल जी कि नीतीश कुमार कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है, इस वारदात के बाद वो अपने गर्दन पर कुल्हाड़ी मार लिए हैं नीतीश कुमार। बिहार की जनता कभी माफ करने नहीं जा रही है इस व्यक्ति को, इस सरकार को, न लालू को माफ करने जा रही है और ना नीतीश को माफ करने जा रही है बिहार की जनता। बिहार की जनता में काफी उबाल है, मुझे काफी लोगों से बिहार में बात हो रही है, लोग उबल रहे हैं, सड़क पर उतरने की चर्चा हो रही है, लोग योजना बना रहे हैं इसके खिलाफ। आपकी पार्टी आपके लोग क्या करने जा रहे हैं इस मसले को लेकर के? आप लोगों ने 24 घंटे का से ज्यादा का वक्त हो गया, आपकी पार्टी ने क्या किया? आज जब उन तमाम लोगों से बात करने की हमने कोशिश की तो एक दो लोगों ने बयान दिए, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन, जिस तरीके का गुस्सा लोगों में है, उस तरह का आपकी पार्टी में नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, गुस्सा तो हमारी पार्टी जब आम जनता में है तो हमारी पार्टी में नहीं रहने का आप लोग वहां विपक्षी दल, प्रमुख विपक्षी दल हैं, आपको लगता है इस मामले को लेकर के जो भूमिका होनी चाहिए थी उसको सही तरीके से निभाया आपने? नहीं, हमारी बात अभी बिहार के नेताओं से नहीं हुई है, बीजेपी के नेताओं से, लेकिन चर्चा हो रही होगी, इसके खिलाफ जरूर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। मिथिलेश जी आप बहुत देर से बार बार उंगली उठा रहे हैं और कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ क्या बोलना चाहते हैं आप इस मामले पे? आपको नहीं लगता आप पूरी तरीके से, आपकी गवर्नमेंट फेल हुई है, बहुत ज्यादा बड़ी लापरवाही हुई है, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए कि मतलब राजधानी के अंदर जहां पर राज्य का अपना खुफिया तंत्र होता है, केंद्र सरकार की एजेंसीज होती हैं, किसी को जानकारी नहीं मिल पाई कि इस तरह की बड़ी घटना हो रही है, लोग इतनी सड़कों में पटना के अंदर गुजर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, या जानकारी होते हुए आप लोगों ने छूट दे रखा था? विपुल जी, ये आज कोई नई घटनाएं बिहार में नहीं हुई है, हर रोज लगते हैं वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पहले सुन लीजिए, आज दिल्ली महानगर में, देश के राजधानी में, और उसके बाद चले आइए और भिन्न भिन्न जगह पर, जम्मू कश्मीर से लेकर के तमाम जगह पर जस्टिफाई कर रहे हैं, इस तरह की जस्टिफाई कर रहे हैं। पहले सुन लीजिए। तो आज जो स्थिति है या जो आज वातावरण बनाए हैं, आज देखिए एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश जब बिहार में चुनाव था तो एक माहौल तैयार किया गया दादरी कांड, उसी टाइप से उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो आज तो इसके चारों, पहले सुन लीजिए, पहले राम सागर राव सुन लीजिए, माहौल एक वातावरण बनाना, किसने बनाया? तैयार करने की भी एक प्रयास। ये वातावरण कौन बना रहा है?
प्रयास तो है। नहीं, कौन बना रहा है? मेरा सवाल सीधा है आपसे, ये वातावरण कौन बना रहा है? एक माहौल ऐसी बनाने की कौन बना रहा है? मेरा सवाल ये, कौन बना रहा है? पाकिस्तान जिंदाबाद करने का माहौल कौन बना रहा है? आज जो है इस देश में जिस टाइप से वातावरण बनाया जा मेरा रहा है, सवाल आपसे सीधा है मिथिलेश जी, पाकिस्तान जिंदाबाद करने का माहौल कौन बना रहा है? पहले सुनिए ना, नाम बताइए। जिस टाइप से लव जिहाद घर वापसी की जो चर्चाएं, लव जिहाद घर वापसी से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे आप? ये जो वातावरण मिथिलेश जी आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है, आप ये कह रहे हैं कि लब जिहाद हुआ, दादरी हुआ तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि इस तरीका का माहौल जो है आप जस्टिफाइड कर रहे हैं, नहीं पूरे उचित ठहरा रहे हैं इस नारे को? उचित नहीं ठहरा रहे हैं, यह गलत हुआ है। मैं पहले ही कह चुका हूँ यह गलत है, कोई नहीं किया है, समर्थन कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन आप ये कह रहे हैं पूरे देश में बढ़ते जा रहा है कुछ लोगों ने। और पहले आज जो है 2 साल के अंदर में माहौल बढ़ा है। अब जी 2 साल के अंदर में माहौल आप ये कह रहे हैं मिथिलेश जी नहीं, इस तरीका आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने, कुछ बेवकूफों ने अगर अखलाक की हत्या की तो क्या उसके बदले में आप बिहार के अंदर, पटना में, राजधानी के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? 2 साल के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस देश में चारों तरफ माहौल बदला है। तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? पाकिस्तान को साथ देंगे? नहीं, आज वातावरण तैयार की जा रही है। मिथिलेश जी, इस देश में लोकतंत्र है, 2019 में दोबारा चुनाव होंगे, लोगों को नहीं पसंद है, लोग बाहर कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आप जो कह रहे हैं आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बहुत गलत हुआ है। क्या गलत हुआ? आप तमाम चीजों का उदाहरण, आप माहौल बना रहे हैं, लेके हर जगह इस तरीका जो माहौल बनाया जा रहा है। रहने दीजिए पुष्पेंद्र जी। पॉपुलर फ्रंट के जो नेता हैं मोहम्मद रियाज मुआरी, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर मुस्लिम नेताओं को चुप कराने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा ये कोई एक दिन का प्लान नहीं है, ये लंबे समय से ये साजिश रची जा रही है, इसलिए हम लोगों को ये बाहर निकलना पड़ा और खुलेआम ये बयान वो दे रहे हैं मीडिया के अंदर। उसके बाद उस रैली के अंदर क्या कुछ जो नारे लगे वो हम अपने दर्शकों को दिखाई चुके हैं। कैसे क्या कहेंगे ऐसे नेताओं को जो खुलेआम बयान दे रहे हैं कि साजिश रची जा रही है और गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है? गिरफ्तारी जिसकी हुई है, क्या उसका बैकग्राउंड है अब तक पता भी नहीं लग पा रहा है? देखिए, मैं तो अब इस बहस को इस तरीके से देखने लगा हूं, असदुद्दीन ओवैसी और आजम खां, अबू आजमी, रहमानी और फारूकी क्या कह रहे हैं ये पूरे देश को पता है, कोई बात छुपी नहीं है, और उनकी कहने की हिम्मत भी क्यों हो रही है ये भी सबको पता है। सवाल यह है कि बाकी लोग चुप क्यों हैं? ये चुप्पी जो है उन लोगों का मनोबल बढ़ा रही है। और आज जाकिर नाइक के हक में, उसकी फेवर में जितनी भी डिबेट हो रही हैं उसमें देश के महान सेकुलर और लिबरल पत्रकार क्या कह रहे हैं, कश्मीर पे डिबेट हो रही है उसमें लिबरल और लेफ्ट और तमाम तथाकथित लोग क्या कह रहे हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है। कहीं कोई गुपचुप नहीं है मामला। केरल में क्या हो रहा है सबको पता है, कश्मीर में क्या हो रहा है सबको पता है, जेएनयू में क्या हो रहा है सबको पता है। इसलिए ये नेता वो बात कह रहे हैं जो बात एग्जिस्ट नहीं करती, जो बात पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर के लोगों की आवाज दबाई जा रही है। ये तमाम जो बिहार में जो भी लोग हैं वो किससे प्रेरित हैं मुझे नहीं पता, उन्होंने उससे बड़ा गेम खेला है कि भारत में मुसलमान नेताओं की आवाज दबाई जा रही है। ये दुनिया का ऐसा सेकुलर कंट्री है कि इस देश के अंदर 14 या 15 करोड़ मुसलमान खुलेआम मेजॉरिटी के भगवान के देवी देवताओं का मखौल उड़ाते हैं, खुलेआम हिंदुओं को चैलेंज करते हैं कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा ली जाए तो हम बता देंगे कत्लो गारत क्या चीज होती है। हम सब जानते हैं कि इनकी प्रेरणा क्या है। यूनाइटेड भारत के अंदर आपको बंगाल की बड़ी घटना होगी, सब जानते हैं कि वहां के चीफ मिनिस्टर ने 3 दिन जिस तरीके से पुलिस को छुट्टी पे भेजा और वहां डायरेक्ट एक्शन हुआ, उसमें लाखों लोग मारे गए, हिंदू मारे गए, और उसके बाद उसके बावजूद भी उस सितंबर में हमेशा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। तो लोगों को लग गया है कि इस देश का हिंदू इस पार्टी उस पार्टी, नीले रंग, पीला रंग, हरा रंग, केसरिया रंग, इसमें इतनी बटी हुई है कि इनको इसमें बिजी रखो और जो अपना एजेंडा है उसको लागू रखो। इसलिए जो कश्मीर की आवाज है वो हमको कन्याकुमारी में सुनाई देती है, जो आसाम में अजमल बोलता है वो हमको केरला में भी सुनाई देता है। इसीलिए सेंट्रल इंडिया के अंदर जो चीजें थी जिसको आप हिंदी बेल्ट कहते हैं, यहां ये आवाजें कम आती थी, अब यहां के नेता खुल के कहने लगे हैं। लिहाजा मेरा कहना यह है कि आप 1 चीज, 2 चीज, 4 चीज, 5 पे ये रोज आप जो है चर्चा करा लीजिए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज बिहारियों को, जो हमारे
यहां प्रवक्ता बैठे हुए हैं उस पार्टी के, बिहार को आप कितनी भी गाली दे लीजिए, बिहार को आप कितना भी कह दीजिए कि बैकवर्ड है, लेकिन बिहार का नेशनल मूवमेंट में, आजादी में जो कंट्रीब्यूशन है, उसके नेशनलिज्म पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन राजनीतिक दलों की सत्ता की लालसा ने इस तरीके से बिहार की इमेज बनाई है कि आज बिहार के अंदर, बिहार की राजधानी के अंदर कुछ लोग नहीं, चंद लोग नहीं, हजारों लाखों लोग एक रैली निकालते हैं और खुलेआम जाकिर नायक, जो जाकिर नायक इस देश की मेजॉरिटी के लोगों के धर्म के बारे में बोलता है, जो कुरान मजीद की आयतों का हवाला देते हुए मुसलमानों से आतंकवादी बनने की बात कहता है, जो कुरान की आयतों का हवाला देते हुए हिंदुओं से नफरत करने की बात कहता है, उसकी आड़ में ये देशद्रोही लोग, इस देश को तोड़ने वाले लोगों ने एक मंसूबा जो है वो पूरे देश में चल रहा है। कुछ तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं, कश्मीर में कोई तर्क दे रहा है, केरला में कोई तर्क दे रहा है, जेएनयू में कोई तर्क है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई तर्क है, और अलग अलग नुमाइंदे पार्टी के जो लोग आते हैं यहां वो अलग तर्क दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जरूरत नहीं है भारत को, इस देश के अंदर कई पाकिस्तान है, उस सोच की जरूरत है जिस सोच के बारे में हम बराबर ये कहते रहे हैं कि हमारे यहां लोग इस पे बटे हुए हैं। तो पाकिस्तान को आप जो है यूएनओ में हरा सकते हैं, पाकिस्तान को आप 71 में हरा सकते हैं, 65 में हरा सकते हैं, 48 में हरा सकते हैं, लेकिन इस देश के अंदर गद्दार नेता, सत्ता के दलाल जो हैं उनको नहीं आप हरा सकते, उनको ढूंढना मुश्किल है, उनको मारना मुश्किल है, क्योंकि वो तर्कों के साथ आते हैं, सेकुलरिज्म की दुकान के साथ आते हैं। और जो बात आपने कही और जो बार बार बात कह रहे हैं हमारे मिथिलेश जी कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से, मैं नहीं मानता हम लोग भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से यह जरूर हुआ है कि जो सेकुलरिज्म का नकाब पहनकर इस देश में कुछ कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के एग्रेसिव होने से वो नकाब करने लगे हैं। ये बड़ी चीज है। इसमें एक चीज और मैं जानना चाहूंगा अवधेश जी आपसे, मैं आऊंगा मैं बात सब चीज देखूंगा। अवधेश जी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो रियाज मुआरी ने कहा, क्या आपको लगता है जाकिर नायक ने उस दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने एक कार्ड जो प्ले किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने अप्लाई किया था लाइसेंस के लिए, लेकिन मुस्लिम होने के नाते वो मुझे लाइसेंस नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है वहां से ये चिंगारी जो है वो भड़की है जो बिहार में दिखाई दे रही है? नाइक के ऊपर जो है जांच चल रही है, क्या कुछ आता है वो सही है गलत है सामने आ जाएगा, सरकार उसका फैसला करेगी, कानून उसका फैसला करेगा। लेकिन जो लोग पहले से ये मान के चल रहे हैं कि नहीं वो बेगुनाह है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, ये एक बड़ा खतरा आप मान रहे हैं? क्योंकि नाइक के समर्थक बांग्लादेश में इन्वॉल्व हुए, नाइक का समर्थक बुरहान वानी निकल करके आया, तो कैसे आपका देख रहे हैं या ये दो कनेक्शन को जोड़ पा रहे हैं? देखिए, ये आजादी के पहले से एक मानसिकता है कि मुसलमान इस देश में दबाए जा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। ये सोच वहां से चली हुई है। और जाकिर नायक ने जो कुछ बोला वो तो एक उसकी रणनीति थी, स्ट्रेटेजी थी कि हम इस ढंग से करें और ये भाव फैले। लेकिन जाकिर नायक के करने के पहले, जब से जाकिर नायक की बदनीयती सामने आई है कि किस ढंग से वो धर्मों के खिलाफ जो है वैमनस्य पैदा करता है, किस ढंग से सुसाइड बम्बर होने को भी और एक बार हराम कहते हुए भी उसको सही साबित करता है, और कैसे उसकी प्रेरणा से आतंकवादी बन रहे हैं, सब बातें जब से निकली है तब से उसके समर्थन में हमलों की जो जानकारी है वो जगह जगह गुप्त बैठकें हुई हैं, काफी तकरीरें हुई हैं, यहां तक कि मस्जिदों में नमाज के बाद उस पर भाषण हुए हैं, और वो देश भर में ऐसा करने की कोशिश हुई है। और जो बैनर हमने उसमें देखा है पॉपुलर फ्रंट के, उसमें आपने देखा एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी का है, एक तरफ जाकिर नायक का है। तो आप समझिए कि जाकिर नायक के पक्ष में जुलूस निकालना अपने आप में, जिसको आतंकवादी कह रहे हैं, आप समझिए कि किसी एक हिंदू का नाम कोई आदमी समय ले कि हमने उससे प्रेरित होकर के मारा है, क्या इस देश का हिंदू उसका नाम लेकर के कोई जुलूस निकाल सकता है? मेरा उत्तर है कि नहीं निकाल सकता है। लेकिन इन लोगों ने निकाला है, ये खतरनाक स्थिति है, और ये एक गेम प्ले करने की कोशिश हुई है, और ये इसलिए कोशिश हुई है कि उनको मालूम है कि हमने इनको वोट दिया है, हमारा दबाव है, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब ये सोचना है वहां की सरकार को कि क्या वो कार्रवाई करती है या नहीं करती है। लेकिन आपकी चिंता इस मामले में बिल्कुल जायज है कि ये भारत में जगह जगह जो एक राष्ट्र विरोधी शक्तियां खड़ी हो रही है, चाहे वो जाकिर नायक के नाम पर हो, चाहे वो मुसलमान के नाम पर हो, चाहे वो यासीन भटकल के नाम पर हो, वो शक्तियां बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंची हैं, और उनके अंदर मजहब का एक भाव है जो कि एक जुनून पैदा करता है उनके लिए, ऐसे कामों के लिए कि हम मजहब के लिए काम कर रहे हैं। अब जो है मैं चाहूंगा कि एक एक टिप्पणी इस मामले को लेकर के दी जाए कि आखिर में दिल्ली से जो चिंगारी शुरू हुई,
जो जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर देखने को मिली, अब वो बिहार पहुंची है। इस चिंगारी को रोकने के लिए क्या कुछ कदम केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को देश भर में उठाए जाने चाहिए? रामसागर जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, उसके बाद हम अपने वरिष्ठ पत्रकारों के पास जाएंगे। विपुल जी, ये मोदी की ही सरकार है, नहीं तो आप देखे होंगे कि जो कार्टून वाला आया था एक पिक्चर, वो दूसरे देश का था, लेकिन पूरे देश में उसके खिलाफ एक माहौल बनाया गया था और जगह जगह जुलूस निकाला गया था। जिला तक तो मैं देखा हूं, हो सकता है कि वो मंडल तक भी वो जुलूस निकाला गया होगा। उस तरह का वातावरण बहुत समय से तैयार किया जा रहा है। मेरा सवाल जो है उसको रोका कैसे जाए, इस बात को लेकर के था। क्या कर रही है आपकी सरकार, क्या करेगी राज्य सरकारों को? रोकने के लिए तो सारे जनता को इसके खिलाफ आना होगा और एक रणनीति बना करके सब लोगों को एक साथ, सारे दलों को सत्ता से के पक्ष और विपक्ष का बात। चले, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, मिल करके इस पर छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, तो आप इसका फैसला सर्वदलीय बैठक में करके करेंगे, आप ये कह रहे हैं। जीएसटी पर फैसला कर नहीं पा रहे हैं, इतना बड़ा फैसला आप क्या करेंगे? छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से बिहार की राजधानी पटना में सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, क्या एक बड़े खतरे की घंटी नहीं है कि जम्मू कश्मीर से होते हुए ये चिंगारी दिल्ली होते हुए अब बिहार और तमाम उत्तर भारत के राज्यों में क्या फैलने की तैयारी हो रही है? इसका कितना नुकसान हमारे देश को होगा? क्या देश को फिर से विभाजित करने की कोशिश हो रही है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि इस रैली को देख करके उठ रहे हैं और इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, इसका हल क्या है? इस चिंगारी को दबाने का, इस चिंगारी को रोकने का क्या तरीका हो सकता है? क्या किस तरीके की राजनीति, इसका राजनीतिक हल हो सकता है? इस पे बहुत कड़े कदम उठाने चाहिए, कम से कम एक डर जाए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, हल क्या हो सकता है इसका? ये जो मानसिकता है, इसको लड़ने के लिए अब आप ये कहें कि हमको भी 100 साल तक जो है इस मानसिकता से लड़ने के लिए एक वैचारिक जो है वो खड़ा करना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना चाहिए, उनकी ठोड़ियों में हाथ डालना चाहिए, उनको प्यार से बात करनी चाहिए, उनको दमाद बना लेना चाहिए। तो जब तक वो संतुष्ट ना हो तब तक हमें उनके सामने एक मूर्ति की तरह हाथ जोड़ के खड़े हो जाना चाहिए। ये वैसे ही है कि कोई हार्डन क्रिमिनल है, कोई आइडियोलॉजिकल हार्डन क्रिमिनल है, उसके सामने आप जो है विनती करें, ये ऐसी लगता है मुझे। ये समस्या जो यहां तक पहुंची है उसको समझिए आप जेएनयू के अंदर, आप सबको याद होगा कन्हैया का मामला जो अवधेश जी ने जिसका लंबा जिक्र किया, लेकिन साथ साथ आपको यह भी पता होगा कि जेएनयू की वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उसका भी आपको पता होगा। वो डाउनटाउन वैली की लड़की है। आप सबको याद होगा उस जमाने आपकी टेलीविजन की इसी डिबेट में मैंने कहा था कि वो महबूबा मुफ्ती के टच में है और दबाव यह था कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और वो जो हुआ आखिर में वो ही हुआ जो वो लड़की चाहती थी, महबूबा चाहती थी, हुआ वही आखिर के अंदर। इधर हुआ, इसको पकड़ा, देखा, नकाब में आए, नहीं आए, साहब जो है सीडी पकड़ी गई, नहीं पकड़ी गई, वो हवा में उड़ गई। ये बात वही कन्हैया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाता है, वही कन्हैया बिहार जाता है, वही तमाम जो सोच है वो आगे बढ़ रही है। तो जो इस देश के दुश्मन हैं, जो गद्दार हैं, जो पाकिस्तान के एजेंडे पे हैं, वो पूरे देश में मौजूद हैं। वो इस देश की पूरी सामाजिक रचना को बड़े बारीकी से देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि इस देश में डिबेटें क्या हो रही हैं, किस तरह की डिबेटें हो रही हैं, कौन मजबूती से क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, कौन क्यों चुप है। इसीलिए देखिए धीरे धीरे रिएक्शन हो रहा है। ये उनको समझ आ रहा है कि देश के अंदर जाकिर नायक के खिलाफ अगर माहौल बना और जाकिर नायक को पकड़ा गया तो हमारी बड़ी हार होगी, क्योंकि जाकिर नायक उस एजेंडे पे ले जा रहा है सबको, जिसको हम एजेंडे को हर जुमे की नमाज के बाद देते हैं। तो जाकिर नायक से जो मुतासिर हैं लोग, जो प्रभावित हैं लोग, वो बड़ी तादाद में हैं और वो चाहते हैं कि ये चलता रहे, क्योंकि उनका एजेंडा इस भारत के अंदर राजनीतिक तौर से कमजोर करना, आर्मी के तौर से कमजोर करना, इस देश की इकोनॉमी को कमजोर करना, ताकि उनके एजेंडे चलते रहें। उस भीड़ तंत्र का मानना यह है कि हम 200 साल पहले थे, हम कमजोर हुए,
हमारे अंदर कमियां आई तो दूसरी ताकत आ गई, और अब हम मजबूत हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो ताकतवर लोग हैं उनकी ताकत को धीरे धीरे 1000 साल लग जाएं, हम दोबारा से आएंगे। इस सोच के साथ इस देश के अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं, और ये तमाम सारी जो घटनाएं घट रही हैं ये उसी का नतीजा है। और उसमें आसानी उनको ये होती है कि इस देश का एक हिंदू सेकुलरिज्म के नाम पे, एक हिंदू लिबरल के नाम पे, एक हिंदू पढ़े होने के नाम पे, इंटेलेक्चुअल्स के नाम पे, लेफ्ट के नाम पे उनको जो कवर दे रहा है, उसके चलते उनको समझ आ गया है कि इनका इस्तेमाल करो। कहीं पे दलित मुस्लिम का गठजोड़ खड़ा हो रहा है, कहीं इंटेलेक्चुअल्स का हो रहा है, कभी मुलायम सिंह को आगे करो, कभी माया को आगे करो, कभी नीतीश को आगे करो, कभी लालू को आगे करो, कभी राजनाथ को आगे करो बीजेपी से। तो इस वक्त आसानी उनको यह है कि उनको पता है कि हिंदुस्तान में एक मजबूत ऐसी राइट विंग की सरकार है जो बहुत सख्ती से चीजों को निपट रही है। इस आंधी से लड़ने के लिए वो और एग्रेसिव होना चाहते हैं, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोगों के अंदर भी डर पैदा किया जाए केंद्र में कि आप अगर कार्रवाई करेंगे तो देश टूट सकता है। 47 का मुझे नहीं मालूम कि कौन जिम्मेदार था, लेकिन आज की घटना देख के मुझे लगता है कि कैसे इस देश में एक वर्ग ने यह माहौल बना दिया है कि देखिए साहब, देश तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, वो कह ये रहे हैं और खुद तोड़ रहे हैं, और साथ में ऐसे लोगों को शामिल कर लिया है जिससे यह माहौल बनाया जाए कि बीजेपी जो आई है, आरएसएस का एजेंडा चल रहा है, हिंदुत्व का एजेंडा चल रहा है, हिंदू हिंदू की बात हो रही है, इसलिए मुसलमान जो है डर के मारे देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। यह एक बड़ी सोची समझी रणनीति है। यह हो सकता है मेरे अवधेश जी और मिथिलेश जी के दौर में ना हो, इसके बाद होगा, लेकिन यह एजेंडा उसी लाइन पे है। मिथिलेश जी, क्या एक्शन लेंगे आप? नहीं, कैसे एक्शन की बात नहीं है, एक्शन की बात नहीं है, कॉमनल फोर्सेज जो है आगे ये आपको एक कम्युनल मामला लग रहा है या एंटी नेशनल मामला लग रहा है? पहले तो ये स्पष्ट कीजिए, पहले इस चैनल पे आप ये स्पष्ट कीजिए, ये आपको एक कम्युनलिज्म का मामला लग रहा है या एंटी नेशनल एक्टिविटी लग रही है? जिस टाइप से ये सांप्रदायिक मामला है या देशद्रोही का मामला है? बनाया गया तो देशद्रोही मामला है ना। मैं कह रहा हूँ ये मामला आपको सांप्रदायिक लग रहा है या देशद्रोह का लग रहा है? सेकुलर बार बार बोल रहे थे तो उसमें आप क्यों नहीं उनको टच की? आप मुझसे नहीं पूछेंगे, मुझे क्या सवाल किससे क्या पूछना? आज जो है जिस टाइप से सेकुलर अगर इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, उसी टाइप से कॉमनल भी एक तरह। मैं कह रहा हूं ये मामला सांप्रदायिक है या देशद्रोह का है? देशद्रोह का है। क्या देशद्रोह और सांप्रदायिक दोनों एक मामले हैं? पहले बात समझिए, नहीं बात मत समझाइए। देशद्रोह का है तो मुकदमा क्यों नहीं करते आप? आप किस तरीके से उसको मुसलमानों का खबर दे रहे हैं, उसको सांप्रदायिक क्यों बना रहे हैं? क्या इस देश के अंदर हिंदू बहुत सारे लोग जो हैं देशद्रोही नहीं है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? इसलिए कि मुसलमान अगर देशद्रोही होगा तो हम उसको सांप्रदायिक का बनाम सेकुलरिज्म में बांट देंगे ना। आज सरकार में बैठे हुए हैं, आप एक नीति बनाइए। सरकार में आप बैठे हुए, अभी तो बैठे हुए सरकार छोड़िए, अगर यही मैं कह रहा हूँ, ये खतरनाक सोच है। कहीं केंद्र राज का मामला बना के हिंदू मुस्लिम का राज में बताओ। अवधेश जी, इसका हल क्या है? दिल्ली के लिए नीतीश बनाएंगे, दिल्ली के बारे में क्या मत बताइए, चीज बनाएंगे, क्या बात जो दिल्ली में करेगा उसके खिलाफ भी आवाज क्यों नहीं बनाना चाहते? हुआ है उसको लागू करें, क्यों नहीं बनाना चाहते? कानून को लागू करें, कश्मीर हो या दिल्ली हो या और भी प्रदेश, मिथिलेश जी कानून बना हुआ है उसको लागू करें। आपका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, आप जरा 2 मिनट दूसरे की बात सुनिए। देखिए, आपने पूछा कि इसका निदान क्या है जी। देखिए, इसका पहला निदान तो इतना ही है कि सभी की तस्वीरें उसमें वीडियो में साफ साफ दिख रही है। राज्य सरकार इस समय नीतीश कुमार को यह साबित करना है कि वो देश की एकता अखंडता के साथ है या देश तोड़ने का नारा लगाने वाले पाकिस्तान समर्थकों के साथ है। ये उनके सामने बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि उसमें दो में से इस दो के बीच में कोई रास्ता नहीं। 1 मिनट शांत रहिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप अब क्या बात कर रहे हैं? बिहार में आप जो है वीडियो तो जेएनयू में भी हुआ था, कितने लोग अरेस्ट किए आपने? बात है कि जो नारा लगाया है वीडियो तो आप राष्ट्रद्रोह के तहत इस संगठन पर तुरंत मुकदमा हो, इस संगठन को बैन किया जाए। पहली बात, बिहार में पीपुल्स फ्रंट जो है पहले बैन हो, इस संगठन के नेता अरेस्ट किया जाए, उन पर कार्रवाई हो और बिहार सरकार ये दिखाए कि जो भी ऐसा करेगा वो हम करेंगे। एक तो ये हुआ तात्कालिक रूप से।
इसका लॉन्ग टर्म जो सॉल्यूशन यह है कि इस देश के लोगों को ये जो विचारधारा पनप रही है, ये जो भय पैदा हुआ कि अरे अगर जाकिर नायक तो बड़ा सही ढंग से लोगों को खड़ा कर रहा था, अगर इसके पक्ष में हम लोग खड़ा न हुए तो दूसरे लोग भी पकड़े जाएंगे। तो ये जो है इसको इस भाव को तोड़ने की जरूरत है। और जो उसका सेकंड पोजीशन यही है कि जाकिर नायक के खिलाफ जो या इस प्रकार की जो भी भाषा जिस स्टेट में जहां बोलता है वो स्टेट उनके खिलाफ कार्रवाई करे बगैर सोचे हुए। लेकिन मेरा कहना यह है कि मुझे संदेह है कि यह कार्रवाई होगी। संदेह इसलिए है कि जो लोग केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तब आपका प्रश्न होगा कि जब कार्रवाई ये नहीं करेंगे तब रास्ता क्या है? फिर रास्ता कहां से निकलता है? तो रास्ता फिर वहीं से निकलता है कि इस देश में ऐसे लोगों को खड़ा होकर के जनता को सड़कों पर उतारना होगा। अगर इस देश को बचाना है, इस देश की एकता अखंडता को बचाना है, पाकिस्तान समर्थकों को इस देश के में मुंह बंद करना है, तो फिर जनता को सड़कों पर उतारना पड़ेगा और जनबल की ताकत से, उस बहुमत की ताकत से उनका मुंह बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा इस समय आप चाहेंगे कि हम टेलीविजन की डिबेट से कोई अखबार में लेख लिख के इसका रास्ता निकाले, नहीं हो सकता है। राम सागर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या पहले एक चीज और देखिएगा। बहुत दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि शबाना आजमी जो इस देश में राज्यसभा में रही, उनके पति भी राज्यसभा में रहे, एक बयान आया कि उन्हें मुसलमान होने की वजह से बॉम्बे में मकान नहीं मिलता है। देखा? और उसके बाद में फिर एक बयान आज आया है, जाकिर नायक ने कहा कि मुसलमान होने की वजह से लाइसेंस नहीं मिलता है। आमिर खान डर के मारे इस देश से भाग जाना चाहते हैं। इन तमाम टॉप लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने इस देश के अंदर सत्ता का सुख भोगा है, हर बड़े पद पे रहे हैं, पद्मश्री पद्म विभूषण लिए हैं, लेकिन क्या जहर उगला है कि असदुद्दीन ओवैसी, आजम खान, अबू आजमी, फारूकी, रहमानी, इन तमाम लोगों के और इन लोगों के बीच की खाई पड़ जाती है। लिहाजा जाकिर नायक ने कह दिया कि लाइसेंस इसलिए नहीं दिया गया कि मैं मुसलमान था। मुसलमानों के इतने चैनल हैं, चैनल 1 मुसलमान का है, यहाँ दिल्ली से चल रहा है और जिला जिला में आप जाइए, स्टेट में जाइए, केबल के साथ साथ लोकल चैनल चला रहे हैं मुसलमानों के, किसी ने नहीं रोका है। ये पता नहीं, जाकिर नायक साफ करें कि उनकी एप्लीकेशन पे किसने लिखा कि मुसलमान होने की वजह से लाइसेंस नहीं मिलेगा। कांग्रेस के लोगों ने लिखा, बीजेपी ने लिखा, या ई अहमद ने लिखा, या रहमान खान ने लिखा? क्या लिखा रहमान खान ने इस चैनल के बारे में? क्या लिखा अहमद मुस्लिम लीग के नेता ने जो इस समय विदेश विभाग के अंदर मंत्री थे? सवाल यह है कि ये तमाम सारी चीजें आनी चाहिए। हवा में ला करके हिंदुओं को इसके खिलाफ करना कि हिंदू जो है वो तमाम, चाहे कांग्रेस के हो चाहे जेडीयू के हो, वो मुसलमानों के खिलाफ है। इसकी मंशा यह है कि आप सामूहिक तौर पर मुसलमानों को, हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करें और ये बताएं कि मुसलमानों के खिलाफ सारे लोग एक हैं। राम सागर जी, केंद्र में आपकी सरकार है। अब मैं आप जानना चाहूंगा आपकी सरकार क्या कर रही है। ये मामला काफी सेंसिटिव है, केंद्रीय एजेंसियों को भी इसकी रिपोर्ट भेजी गई है। मेरा कहना यह है कि दिल्ली में आप खामोश रहे। मैं एक चीज भूल गया, पीपुल एक चीज कहना कि तुरंत जो है गृह मंत्री को बिहार सरकार को पत्र लिख के और इस पर रिपोर्ट मंगानी चाहिए। वही मेरा सवाल होगा कि आपकी सरकार की रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिए। आपकी सरकार की केंद्र में सरकार है, क्या भूमिका रहने जा रही है? आपको लगता नहीं है कि आपकी लापरवाही का नतीजा है कोई एक आप मिसाल नहीं दे पाए जिसकी वजह से ये बल मिल रहा है कि बिहार की राजधानी के अंदर इस तरह की रैली निकल रही है? जो पुष्पेन जी एक सवाल उठाए थे, जाकिर ने कहा कि मुसलमान होने की वजह से मुझे नहीं मिला, और शबाना आजमी ने कहा कि मुसलमान होने की वजह से मुझे मकान नहीं मिला। तो मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मुझे बिहार में मोकामा का होने के नाते मुझे भी मकान नहीं मिला था। वो व्यक्तिगत मामला अलग है, वो छोड़िए। उन्होंने रेफरेंस में बात की, वो रेफरेंस में उन्होंने एक बात की। मैं मुद्दे पे आई नहीं करते हैं इस तरह का बात। मुद्दे पे आई, आपकी केंद्र सरकार क्या करने जा रही है? आपके केंद्र, ठीक, आप मुसलमान से मैं कह रहा हूं इस मुद्दे पे आई। बताइए केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार ये कर रही है कि जम्मू कश्मीर के एनआईटी के अंदर जो भारत माता का नारा लगा रहे थे, वहां की महबूबा मुफ्ती की पुलिस ने महबूबा मुफ्ती के इशारे में साफ साफ मारा और आईसीयू भर्ती कर दिया। आज तक एक पुलिस वाला ड्यूटी से सस्पेंड किया गया है। आपको याद होगा अभी बुरहान वानी मारा गया, इसने क्या कहा? इसने कहा कि जम्मू कश्मीर की पुलिस से हमारा विरोध नहीं है, वो हमारे भाई हैं,
हम फौजियों को मारेंगे। साफ साफ डिवाइड नजर आता है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस में बहुमत मुसलमानों का है, उनको नहीं मारना चाहते। पुलिस के ऊपर भी और आर्मी के ऊपर भी और सीआरपीएफ में भी उनका जो मतभेद है, जो डिवीजन है, वो धर्म के नाम पर है। सवाल यह है कि ये जो बात कह रहे हैं राम सागर जी, आप बताएं कि आपने जेएनयू में क्या मैसेज दिया, आपने एनआईटी कश्मीर में क्या मैसेज दिया, आप जिस तरह जाकिर नाइक के ऊपर आप क्या मैसेज दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि जो इस देश के गद्दार हैं, देश विरोधी हैं, वो मजबूत होंगे। उनको मालूम है कि दिखाने की सरकार मजबूत है। जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई की उनके खिलाफ लगाया गया है। वो विदेश से बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय पर समय समाप्त हो गया है। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये उम्मीद, ये अपील इस मंच से कर रहे हैं, इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एक संदेश दिया जाए, ताकि देश के अंदर जो एक डिवाइड बढ़ रहा है वो कम से कम ऐसी स्थिति ना हो कि देश फिर से विभाजन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे। चलिए आज के इस मुद्दे को यहीं रोकते हैं, अब दूसरे मुद्दे की तरफ जा रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश पे के मुद्दे बात करते, छोटा सा ब्रेक लेके लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, समय इस विषय के लिए बहुत कम है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पे आपको बता दें कि कांग्रेस के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, कांग्रेस ने वहां पर सरकार बना ली है, नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, लेकिन जो पुराने मुख्यमंत्री थे क्या कुछ उन्होंने कहा, नबाम तुकी साहब ने, पहले इस बयान को सुनिए। I am sacrificing all my positions and powers to strengthen my Congress party because Congress is the largest democratic party in the country. To strengthen the democracy, strengthen the secular democracy in the country, so we must strengthen the Congress party in the frontier states. There is no rival in the party. All are united. There was little bit of differences of opinion, differences of expression, but other people have created and tried to disunite the party. So now they are all united. Congress moved north east will just vanished. Maybe in future because I don't want to use moved. The word moved itself is not good for the democracy. It is against the democracy. So it is not possible at all. Protest तो खत्म हो गया. Protest to impress us because वो जब मैं खुद ही छोड़ दिया तो protest का क्या सवाल पैदा होता है? Protest का कोई मीनिंग ही नहीं है. अब जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनको भी सुन लीजिए। Support of full Congress MLAs. At the moment, we are having 45 Congress MLAs and 2 independent. Whole 45 are in my support, including 2 independent. Since our former chief minister, he has resigned from the CLP and from the chief minister post as well. After that, we had a CLP meeting in which the members of the CLP has elected me as a leader. After that, we have met the governor. Then we stake my claim. His Excellency ने अभी आउट टेकिंग का डेट अभी तक नहीं दिया, टाइम भी नहीं दिया हुआ है। अभी जो स्टेक मैंने क्लेम किया हुआ है तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स का है उसका जांच विचार करके वो जल्द से जल्द हमें इन्फॉर्म करेंगे। चलिए तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, छोटी छोटी टिप्पणी लेते हैं। सबसे पहले अवधेश जी आपसे शुरू करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? आपको लगता है कि रणनीतिक रूप से बीजेपी की तरफ से गलती हुई उत्तराखंड में भी और अब अरुणाचल में भी, जिस तरीके से उनके जो फैसले थे, ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सरकार बचा ली। मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो धक्का जरूर है, क्योंकि आपने 356 लगाया था और इस समय उन पर प्रश्न उठेगा, उनके पास जवाब देने में कठिनाई होगी। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश में सरकार गिराने और बनाने का काम करेगी? सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे संविधान का अभिभावक है। 356 पर उसको देने का अधिकार है, लेकिन सरकार को बहाल कर दो, ये तो इसके पहले कभी नहीं हुआ था।
और सवाल अब तो सुप्रीम कोर्ट को विचार करना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि 15 दिसंबर 2015 के पहले की स्थिति बहाल की जाए, यानी नवाब तुकी की सरकार बहाल हो। नवाब तुकी ने त्याग पत्र दे दिया क्योंकि बहुमत नहीं था, तो कहां गया वो 15 दिसंबर 2015 के पहले की स्थिति। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई याचिका इस समय तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई है कि आपने जो फैसला दिया था उस फैसले के विपरीत काम हो रहा है। मैं ये मानता हूं विपुल कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें प्रश्नों के निदान से ज्यादा प्रश्न खड़े कर दिए हैं। मैं आपसे पूछता हूं और अपने श्रोताओं के सामने भी ये प्रश्न रखता हूं कि एक राज्य में किसी की सरकार है, अगर वो सरकार बहुमत खो जाती है, उसकी पार्टी में विद्रोह हो जाता है, डिप्टी स्पीकर में विभाजन हो जाता है, एक तरफ स्पीकर कुछ सदस्यों की सदस्यता भंग करता है, डिप्टी स्पीकर उसको बहाल करता है, गवर्नर अगर रिपोर्ट केंद्र के पास भेजता है तो क्या केंद्र इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन मानेगा कि नहीं मानेगा? अगर मानेगा तो 356 लागू होगा कि नहीं होगा? होगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सवाल तो यह है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया है। उसने कहा कि आप 15 दिसंबर 2015 के पहले सरकार बहाल कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का यह स्टेप क्लियर किया विधायिका में न्यायपालिका का हस्तक्षेप है। मैं इस फैसले के उस दिन विपक्ष में नहीं था, आज विपक्ष में नहीं हूं। अगर नवाब तुकी की सरकार पहले ही अगर कांग्रेस नवाब तुकी को हटा दी होती तो यह नौबत ही नहीं आती। लेकिन ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने लिया है पुष्पेंद्र जी। और एक सवाल जो अभी अवधेश जी इस सवाल को उठा रहे हैं कि 15 दिसंबर 2015 की स्थिति को बहाल करने वाली बात, तो वो स्थिति तो बहाल हो गई, नवाब तुकी की सरकार बन गई, वो तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। तो एक तो उन्होंने बहुमत कहां साबित किया? नहीं, बहुमत नहीं साबित किया। यही तो सवाल है, यही तो सवाल था। आपको अगर क्या सुप्रीम कोर्ट को यह पता नहीं था कि इस आदमी को बहुमत नहीं है? इसके खिलाफ 21 विधायकों ने विद्रोह कर दिया है। पुष्पेंद्र जी देखिए, जो बात अवधेश जी ने कही है उससे वो बात जुड़ी हुई है। आपको याद होगा जब ये संकट चल रहा था तो अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी बागी होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे, जो सरकार उन्होंने बनाई या जिस तरीके से बाहर से उनको सपोर्ट किया, उनकी पहली मांग क्या थी? उन्होंने पब्लिकली क्या कहा था कि कांग्रेस के नेताओं को हमारी बात सुनने का समय नहीं है। और वो कांग्रेस की लीडरशिप से नाराज थे और उस लीडरशिप के चलते ही ये जो तुकी साहब हैं, जो परमानेंट सीएम हो गए अब वक्त, उनकी सपोर्ट में नहीं थे वो लोग। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही थी कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी विद्रोह है, वो हमसे मदद मांगने आए, हमने मदद दे दी। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि यही स्थिति आपने आसाम में देखी होगी। वो इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त आए उस वक्त चुनाव का मामला था। लेकिन जो बात अवधेश जी कह रहे हैं वो सवाल यह है कि जो तुकी साहब की सरकार थी, कहा कि 15 तारीख की स्थिति को बहाल किया जाए, तो उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे और उनके खिलाफ विद्रोह नहीं था। तो सवाल यह है कि आपने सिर्फ उनको शपथ दिलाई और उन्होंने कह दिया कि मैंने, वो शपथ कैसे दिला सकते हैं जब उनके पास विधानसभा के लोगों का बहुमत ही नहीं था? तो आपने वही काम किया जो उस दिन होना था 15 तारीख को। एक दूसरा आदमी आया, उसके ही खिलाफ तो थे ये लोग, जो आया है वो उन्हीं रेबल का आदमी था। तो ये यथास्थिति नहीं हुई। जो बात अवधेश जी कह रहे हैं ये लीगल है। इसमें सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो तो हुआ नहीं है। अगर ये होता तो शायद ये सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति शासन लगने का और विद्रोह होने का सवाल ही नहीं था। पर ये सवाल तो बीजेपी भी नहीं उठा रही है। नहीं, अब बीजेपी अगर नहीं उठा रही है तो हम बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। उठाई जब उत्तराखंड में के हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति के खिलाफ टिप्पणी कर दी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई कि कम से कम इसको डिलीट किया जाए। तो इसका क्या मतलब है? भाई हमसे आप कह रहे हैं हम लोग बीजेपी और उसके लिए नहीं, हम मैं पूछा कि बीजेपी ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? राजनीतिक वैधानिक और संवैधानिक स्थिति जो दिखाई देता है वो बात हमको रखनी है। तो वही बात थोड़ी देर पहले जो आप कह रहे थे कि जेडीयू के लोग नहीं उठा रहे क्योंकि सरकार उनके, हम इनके और इनके बिहाफ पे नहीं बोल रहे। जो हमको समझ आ रहा है हम उस पे बोल रहे हैं और हमें लगता है कि हमारा तर्क ठीक है और हमारा तर्क गलत है तो उसका जवाब दें कि आप देश के सामने कैसे हालात पैदा कर रहे हैं कि विधानसभा में स्पीकर को आप धत्ता बता रहे हैं। एक चीफ सेक्रेटरी से कह रहे हैं कि आप तय करेंगे, तो भाई आप सरकार चला लीजिए, आप ही तय कर दीजिए। ये काहे के लिए संसद और विधानसभा पे करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है? रामसागर जी, आपकी टिप्पणी इस मामले में जानना चाहेंगे। बड़ी फजियत हुई जिस तरीके की कोर्ट की टिप्पणी उत्तराखंड के मामले पे आई, अब अरुणाचल में भी जिस तरीके से आपको मौखिक राज्यपाल पे कितनी भयंकर टिप्पणी है। नहीं, हमारी पार्टी का उसमें कोई फजीयत का बात नहीं था। सरकार जो विपक्ष का धर्म होता है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला था। ये आपस में लड़ाई लड़ करके हमारे पास एक ग्रुप आया था, मेजोरिटी में आया था। हमको लगा कि इसकी सरकार बन सकती है, हमने बाहर से समर्थन दिया। हम सरकार में शामिल नहीं हुआ बीजेपी बाहर से समर्थन किया।
और ये सारे देश के सामने स्पष्ट था कि तुकी का मेजोरिटी नहीं था, इसलिए वहां धारा 356 लगाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ था, इसलिए हुआ था। आपको लगता है कि जो 2 मामले ऐसे हो गए हैं कि भविष्य में अगर वाकई में कहीं पर स्थिति खराब है तो भी आप राष्ट्रपति शासन लगाने की या वहां पर इस तरह की कोई कोशिश नहीं कर पाएंगे? नहीं, अगर उस तरह का बात होगा और उस पर लागू मॉरल प्रेशर काफी हो गया है जिस तरीके से। अरे इसी मॉरल प्रेशर के चलते तो बिहार के अंदर ये हालात है, उत्तरांचल में भी विपुल जी, उत्तरांचल में भी रावत सरकार के पास मेजोरिटी नहीं था, उस दिन भी नहीं था, नहीं तो आप रिव्यू इसलिए हुआ था। नहीं गए? ये सारी जगह पे है, आपकी पार्टी, आपकी सरकार, उन्होंने अपना बहुमत कार्रवाई हुई, याचिका में क्यों नहीं दायर करती है? मिथिलेश जी, आखिरी टिप्पणी इस पूरे मामले पर आपकी, उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त भारतीय करने का जनता वक्त है। पार्टी की एक रणनीति के तहत ये सारा काम किया गया था और अब जो है धीरे धीरे इनकी कलाई जो है खुलते जा रही है। आप देखिए जो भी आज बिहार के मांझी सरकार का भी हालात इन्होंने इसी टाइप से पैदा किया था। तो मांझी और आप समझ नहीं सर, और उसी टाइप से अरुणाचल से लेकर के और सभी जगह पर जो है सरकार को जो है गिराने का, सरकार को कैसे इसको हटाया जाए, कुछ भी बोलते रहेंगे। चलिए रणनीति है। ठीक, आपने अपनी बात रख ली, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही समय था। पुष्पेंद्र जी आपका, अवधेश जी आपका, मिथिलेश जी आपका, रामसागर जी आपका। घटना चक्र में इतना ही। आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।